नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की। एक ऐसा जमाना जहां कविता एक तरफ तो सख्त नियमों में जकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ वही कविता इश्क और मोहब्बत की ऊंची से ऊंची उड़ानें भी भर रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीति काल की। चलिए इसके इस कमाल के विरोधाभास को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे दौर की बुनियाद में है। वो ये कि किसी भी कला को, किसी भी आर्ट को बेहतरीन बनाने के लिए क्या नियमों का बंधन जरूरी होता है, या फिर असली खूबसूरती सारे नियम कानून तोड़कर ही बाहर आती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक ऐसे वक्त में जहां कविता लिखना समझिए कि किसी रूल बुक को फॉलो करने जैसा था। हर चीज का एक नियम, एक तरीका। तो ये दौर था रीतिकाल का। संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक, मतलब लगभग 200 साल। ये 2 सदियां उत्तर भारत में हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही अहम रही। इन्होंने साहित्य के इतिहास में एक बेहद जरूरी पुल का काम किया। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे जमाने का नाम ही एक शब्द पर टिका है, रीति। रीति का मतलब क्या है? रीति का मतलब है एक तरीका, एक सिस्टम, या यूं कहें कि एक रेसिपी, एक परफेक्ट कविता बनाने की पूरी विधि, एक बना बनाया रास्ता जिस पर कवियों को चलना होता था। तो सवाल उठता है कि इस काव्यात्मक रेसिपी में या इस रूल बुक में खास क्या था? आखिर इस दौर की कविता के मुख्य तत्व क्या थे? चलिए एक नजर डालते हैं। इस दौर की कविता में जो सबसे अहम चीज थी वो था श्रृंगार रस, मतलब प्यार, रोमांस और खूबसूरती। ये कविता का केंद्र थे। फिर आते थे अलंकार, जिन्हें आप कविता के गहने समझ सकते हैं। इनसे कविता को खूब सजाया संवारा जाता था। भाषा थी ब्रजभाषा, जो अपनी मिठास के लिए जानी जाती है। और हाँ, ये सब कुछ दरबारी माहौल में हो रहा था, और कविता के हर पहलू पर रीति यानी काव्यशास्त्र के नियमों का सख्त पहरा था। अब देखिए, जब श्रृंगार और प्रेम पर इतना ज्यादा फोकस होगा तो जाहिर है कि महिलाओं का चित्रण भी एक खास तरीके से होगा। तो जो मुख्य धारा थी उसमें नारी को ज्यादातर शारीरिक सुंदरता और एक तरह से विलास की वस्तु के तौर पर देखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने यही किया। रीति मुक्त कवियों ने इस चलन को तोड़ा और महिलाओं के इमोशनल, उनके भावनात्मक पहलू को भी अपनी कविताओं में जगह। लेकिन सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि एक ही रेसिपी बुक होने के बावजूद अलग अलग कवियों ने, या अगर हम अपनी पुरानी मिसाल पर चलें तो अलग अलग शेफ ने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के पकवान तैयार किए। एक ही नियम पर रास्ते 3। और ये 3 रास्ते हमें 3 तरह की काव्य धाराओं में नजर आते हैं। पहला है रीतिबद्ध, यानी वो कवि जो नियम लिखते थे, जैसे केशवदास। दूसरे थे रीति सिद्ध, वो जो नियमों के मास्टर थे, जैसे बिहारी लाल। और तीसरे थे रीति मुक्त, वो जिन्होंने नियम कानून की परवाही नहीं की, जैसे घनानंद। चलिए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रीतिबद्ध कवि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये नियमों से बद्ध थे। ये सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि ये खुद नियम बनाने वाले थे। केशवदास जैसे कवि, इन्होंने तो बाकायदा किताबें लिखी ये समझाने के लिए कि अच्छी कविता कैसे लिखी जाती है। एक तरह से ये लोग पोइट्री के टीचर थे। इनके बाद आते हैं रीति सिद्ध कवि। अब ये बड़े कमाल के लोग थे। इन्हें आप नियमों का मास्टर कह सकते हैं। बिहारी लाल जैसे कवियों को नियम इतने पक्के याद थे, इतने रचे बसे थे उनके अंदर, कि उन्हें नियम बताने वाली कोई किताब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी कविता खुद ही नियमों का चलता फिरता सबूत थी, हर एक दोहा परफेक्ट। और फिर आते हैं इस कहानी के विद्रोही रीति मुक्त कवि। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये नियमों से मुक्त थे। घनानंद जैसे कवियों ने कहा, भाई हमें नहीं माननी ये औपचारिक परंपराएं। उन्होंने सीधे अपने दिल से लिखा, अपनी मोहब्बत, अपना दर्द, अपनी तरफ, सब कुछ बिना किसी लाग लपेट के। और इसी वजह से इनकी कविता में एक अलग ही सच्चाई और ताजगी मिलती है। तो हमने नियम बनाने वालों को देखा, नियमों पर चलने वालों को देखा, और नियम तोड़ने वालों को भी देखा। पर सवाल यह है कि नियमों और इस विद्रोह से भरे इस दौर की आज क्या अहमियत है? हम इसे आज क्यों याद करते हैं? देखिए, रीतिकाल की सबसे बड़ी देन ये है कि इसने हिंदी कविता को एक नई सोफिस्टिकेशन, एक नई नजाकत दी। ये वो दौर था जहां कविता के क्राफ्ट पर, उसकी बनावट पर बहुत काम हुआ, और साथ ही साथ भावनाओं की गहराई को भी छुआ गया।
इसने हिंदी पोइट्री को एक नया और ज्यादा परिष्कृत अंदाज दिया। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था कि आखिर महान कला क्या है? क्या वो नियमों को साधने में है या फिर उन्हें तोड़ने के साहस में? रीतिकाल हमें कोई एक जवाब नहीं देता, बल्कि ये सवाल ही हमें विरासत में देकर जाता है। और शायद इसी सवाल में ही कला की असली खूबसूरती छिपी है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि रीतिकाल के कवियों के नाम कैसे याद रखें? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, अरे बाप रे, इतने सारे नाम, इतनी सारी कैटेगरीज, दिमाग घूम जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम रीतिकाल की इस काव्य पहेली को समझेंगे, फिर एक एक करके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों को याद करने के लिए कुछ मजेदार फॉर्मूले या कहिए सूत्र देखेंगे, और आखिर में इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर साफ करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, रीतिकाल के जितने भी कवि हैं ना, उन्हें समझने के लिए मोटे तौर पर 3 बड़े ग्रुप्स या धाराओं में बांटा गया है। ये 3 धाराएं हैं। पहली, रीतिबद्ध, ये वो कवि थे जो एकदम नियम कानून से चलते थे। दूसरी, रीति सिद्ध, ये नियमों के मास्टर थे, उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने कोई रूल बुक नहीं लिखी। और तीसरी, रीति मुक्त, इन्होंने तो बस अपने दिल की सुनी, कोई बंधन नहीं माना। बस इन 3 कैटेगरीज को समझ लिया तो समझिए आधा काम हो गया। यही हमारी पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध कवियों की, यानी वो जो रूल्स को फॉलो करते थे। अब सवाल ये है कि इनके इतने सारे नामों को याद कैसे रखा जाए? घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। जैसा कि हमने बात की, ये वो कवि थे जो काव्यशास्त्र की परंपराओं और नियमों में बंध कर लिखते थे। तो अब देखते हैं वो जादुई फॉर्मूला जो इनके नामों को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छाप देगा। तो फॉर्मूला ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। केशव, चिंता और मति के देव, भिखारी से भूषण ने ली। बस ये एक छोटी सी लाइन, और ये लाइन आपको इस धारा के 6 बड़े कवियों के नाम चुटकियों में याद करा देगी। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए कितना सिंपल है। केशव से हो गए केशवदास, चिंता से चिंतामणि त्रिपाठी, मति से मतिराम, देव से देवदत्त, भिखारी से भिखारीदास और भूषण से कौन? वीर रस के महान कवि भूषण। है ना कमाल? बस एक वाक्य और 6 के 6 नाम याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रीति सिद्ध कवियों की तरफ। इन्हें कहते हैं शैली के साधक, और इनके नामों को याद करने का जो ताला है ना, वो भी एक बहुत खास चाबी से खुलने वाला है। तो रीति सिद्ध कवि कौन थे? ये वो थे जिनकी कविताओं में रूल्स की मास्टरी तो दिखती थी, पर इन्होंने कोई रूल बुक नहीं लिखी। और इस ग्रुप के जो सबसे बड़े स्टार हैं वो हैं बिहारी लाल। तो आइए अब जानते हैं कि बिहारी लाल और उनके साथियों को कैसे याद रखना है। इसका सूत्र है, बिहारी जी की निधि में कृष्ण की सेना और वृंद थे। बस एक छोटी सी कहानी की तरह इसे इमेजिन कीजिए कि बिहारी जी का कोई खजाना है और उसमें कौन कौन है, और बस आपको 5 कवियों के नाम याद हो जाएंगे। चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। बिहारी जी से जाहिर है बिहारी लाल, निधि से रस निधि, कृष्ण से कृष्ण कवि, सेना से सेनापति और वृंद से वृंद। लीजिए दूसरा ताला भी कितनी आसानी से खुल गया। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी मंजिल पर, रीति मुक्त कवि। ये वो थे जो मन के चितेरे थे, दिल से लिखते थे, नियमों से परे। तो इन आजाद ख्याल कवियों को कैसे याद रखा जाए? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रीति मुक्त मतलब रीति के बंधनों से पूरी तरह आजाद। ये अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने अनुभवों को बड़ी बेबाकी से लिखते थे। तो चलिए इनकी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला सूत्र भी देख लेते हैं। और ये रहा हमारा तीसरा और आखिरी फॉर्मूला। गणानंद ने आलम को बोधा और ठाकुर का द्विजदेव बताया। ये एक लाइन इस धारा के 5 बड़े कवियों को एक ही माला में पिरो देती है। और इसको याद करना तो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कवियों के नाम सीधे सीधे ही आ गए हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। कोई डिकोडिंग की जरूरत ही नहीं, है ना? सबसे आसान। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहते हैं।
द पोएट ऑफ लव्स पेन। मतलब उनकी शायरी में प्यार का दर्द, जुदाई का गम बहुत गहराई से मिलता है, और यही बात उन्हें इस धारा का सबसे खास कवि बनाती है। तो दोस्तों, हमने तीनों धाराओं के ताले खोलने वाली चाबियां तो देख लीं। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखने का, एक पूरा मेमोरी मैप बनाने का, ताकि पूरी पिक्चर एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, सब कुछ एक साथ एक नजर में। रीतिबद्ध के लिए हमारा फॉर्मूला केशव, चिंता और मति। रीति सिद्ध के लिए बिहारी जी की निधि में, और रीति मुक्त के लिए घनानंद ने आलम को। बस ये टेबल समझिए कि रीतिकाल के कवियों को याद रखने की मास्टर की है। तो देखा आपने, इन छोटे छोटे सिंपल फॉर्मूलों से हिंदी साहित्य का एक इतना मुश्किल लगने वाला चैप्टर अब आपकी मुट्ठी में है। अब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बस इन 3 लाइनों को याद रखिए और काम हो गया। तो अब जब नाम तो याद हो ही गए हैं, तो सिर्फ नामों पर ही क्यों रुकना? असली सवाल तो अब शुरू होता है। सबसे पहले किसकी कविता की दुनिया में उतरा जाए? केशवदास की मुश्किल लेकिन शानदार कला को समझा जाए, बिहारी के गागर में सागर भरने वाले दोहों का मजा लिया जाए, या फिर घनानंद के प्रेम की पीर में डूबा जाए? ये सफर अब आपका है।